हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। भाई आज आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं कुछ खास। वेलकम टू द जेई शो। भाई जेई शो में क्या होने वाला है ये जानने से पहले यार फुल जोश में लाइक तो बनता है। देखो यार, जेई शो में ना प्राइमरीली हमारे जो दिल के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं जो हम पूछना चाहते हैं अपने टीचर से, अपने मेंटर से, लेकिन हम ठीक से बात नहीं कर पाते। तो आपके बिहाफ पे कोई ना कोई मेरे साथ होगा जो आपके दिल की जुबा जो है, आपके अंदर के जो जज्बात हैं वो मेरे सामने रखेगा और हम फिर मिलकर डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे और खूब सारा वैल्यूएबल इंसाइट्स आपकी आईआईटी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलने वाला है। तो बहुत बहुत मजा आने वाला है। होपिंग दैट यू ऑल आर एक्साइटेड। आज मेरे साथ हैं सायनदीप एंड सायनदीप वेलकम। एंड सायनदीप जो है वो ही इज एन आईआईटीएन एंड मेंटर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया है। तो आज आपके दिल की बहुत सारी बातें जो है जेई से रिलेटेड बहुत सारे सवाल वो लेकर आए हैं और हम मिलके बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो पर्पस ये है कि इसको थोड़ा सा इनफॉर्मल और कैजुअल रखना है, रिलैक्स रखना है, ताकि आपको असल में उसका फायदा मिल सके। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी में हम लोग बैठे हैं, हम आराम से सारी बातें करेंगे, दिल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, सभी को राधे राधे। चलिए शुरू करें। सायनदीप इट्स ओवर टू यू। हाय एवरीवन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अब बहुत लोग ये बचपन से ही सोचते हैं ये करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए कि मेरे को बड़े होकर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। सो आज के दिन में भी बहुत सारे फैमिलीज में भी ये है, प्रेशर है कि मेरे बेटे को यही करना है। बट एक्चुअली में इंजीनियरिंग या तो नीट ये करना क्यों है? तो जैसे आप भी सर आईआईटी रुड़की से है, सो आपका क्या पैशन था कि मतलब इंजीनियरिंग क्यों करना है? यार मेरे को तो ना, मैं अगर खुल के बताऊं तो मुझे आईआईटी जेईई एग्जाम से बहुत लगाव था। मैंने एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था, देखा था, एक बार इंग्लिश का न्यूज़पेपर था, मैंने देखा था कि यार आईआईटी जेईई, उसमें लिखा हुआ था आईआईटी जेईई इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। जब मैंने देखा कि आईआईटी जेईई ऐसा एग्जाम है जो वर्ल्ड में वन ऑफ द टफेस्ट है, उसको क्रैक करना इतना डिफिकल्ट है, तो मुझे एक्साइटमेंट हुआ कि यार इसको करना है। फिर मैंने मेरे फ्रेंड से भी सुना कि यार इसको क्रैक करना बहुत अच्छा रहता है, लोग फिट जी जाते हैं। उस समय नए अलग अलग कोचिंग्स थे, जो आज कोचिंग कम है, ज्यादा है, पर उस समय भी ऐसा था। तो ये देखा तो उससे मोटिवेशन मिला कि यार ये इतना टफेस्ट है तो मुझे करना चाहिए। प्लस टफनेस के अलावा जब मैंने देखा कि इसकी प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी होती है, आईआईटीएन होना एक बहुत बड़ी बात माना जाता है, तो यार मुझे भी ये करना है, क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड इंजीनियरिंग की तरफ ही जा रहा था। तो इस टफनेस से मुझे एक्साइटमेंट हुआ, एक्सक्लूसिविटी से मुझे एक्साइटमेंट हुआ। तो स्टार्टिंग तो इससे हुआ। बढ़िया सर। हम अब मैं भी स्टार्ट किया था ना, तो मेरा को भी यही था कि मतलब इतने टफ जो सवाल होते हैं तो अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड दैट थिंकिंग ना, उसमें बहुत मजा आता था। सपोज अगर फिजिक्स का सॉल्व कर रहा हूँ या केमिस्ट्री का सॉल्व कर रहा हूँ, तो मतलब वहाँ पे एक वो लगता, मतलब ये भी होता था, प्राउड भी होता था कि चलो ये सवाल सॉल्व कर लिया 1 घंटे में बैठ के। सो वो टाइम भी बहुत अच्छा टाइम था जब हम लोग ये किए थे। सर आप जैसे आईआईटी रुड़की में गए तो हाउ वाज द कैंपस लाइफ? क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं कि चलो क्रैक कर लिया तो मेरे सामने आएगा क्या क्या चीजें। सो आपका कैसा था सर कैंपस लाइफ? कैंपस लाइफ एक्चुअली मोर और लेस आईआईटीज, आप भी आईआईटी से ही हो, मैं भी आईआईटी से, तो आईआईटीज में कैंपस लाइफ आई एम नॉट सेइंग कि सबसे बेटर होती है, लेकिन नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर आईआईटीज का बहुत बेटर होता है। जैसे लाइब्रेरी से लेके मेन बिल्डिंग से लेके जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, सारी फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि जैसे आईआईटी रुड़की में खास तौर पे इतना अच्छे से बना हुआ है वो जो पूरा कैंपस बना हुआ है, अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है। 1847 में आईआईटी रुड़की कॉलेज, यस, ओरिजिनली आईआईटी रुड़की का जो नाम था दैट वाज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ओरिजिनली पहले सिर्फ सिविल था वहां पे, जिसको हम लोग रॉयल सिविल भी बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसमें सारी की सारी ब्रांचेस आ गई। इंडिया का वो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, एशिया का इनफैक्ट वो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो ये तो चलो आईआईटी रुड़की से रिलेटेड बातें हो गई, पर कैंपस में अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी से लेके जो हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, प्लस जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, जैसे मैंने बताया, जैसे कि ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है, राइट, या और उसके अलावा टेनिस की फैसिलिटीज हो गई, जो फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स हो गए हमारे। जैसे क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस करना है, रात को करना है प्रैक्टिस, अब ये तो हम सोच भी नहीं पाते थे उस समय पे, लेकिन अब जब वहां देखा तो कैंपस लाइफ में सारे तरह के एस्पेक्ट्स हैं। प्लस आपको फॉर एग्जाम्पल हॉबीज हैं तरह तरह की, आपको ड्रामा करना है पसंद है, आपको गाने गाने बड़े पसंद है, आपको म्यूजिक में पैशन है आपका, तो जो भी पैशन है वहां जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। प्लस आईआईटी रुड़की में एक खास तरह का क्लब भी है जिसको हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब बोलते हैं, जहां से वो ट्रैक ऑर्गेनाइज करते हैं और आप हिमालयाज में जगह जगह ट्रैक जाते हो। तो हर आईआईटी में इस तरह की कुछ कुछ खास बातें, यानी आपके जो भी पैशन है अंदर वो आप वहां पे जी सकते हो खुल के।
और करियर तो आपका मोर और लेस सिक्योर होता है। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है, जिंदगी में हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है कि यार दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है लाइफ में, अब हम आगे बढ़ते हैं, बड़ा सोचते हैं। तो ब्रॉडली ऐसा था। बाकी तो इतनी सारी बातें कॉलेज की, मैं क्या क्या बताऊं, तुम पूछोगे तो बताऊंगा। तो आगे बढ़, लाइक मेरे को भी मैं गया था फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में जब मैं क्लास 12 तक हमेशा ही घर पे ही था। सो उसके बाद जब वहाँ पे गया, हॉस्टल में गया, हॉस्टल लाइफ मिला, एक मतलब दूर इतना, मैं यहाँ पे था, आईआईटी पालक्कड़ में था, मैं एक्चुअली बंगाल से हूँ, तो काफ़ी दूर था अपना कॉलेज। सो लाइक फैमिली से बहुत दूर था। इनिशियली थोड़ा वो लगता था कि इतना दूर रह रहा हूँ, थोड़ा याद वगैरह आता था। फिर दोस्त हम लोग को ऐसे मिले थे ना कि मतलब वहाँ पे जो हॉस्टल लाइफ पे, तो वो बहुत हेल्प किया है, जो मतलब पीयर ग्रुप मिलता है हम लोग को कॉलेज में। तो सर आपका कोई ऐसा इंस्टेंस है जहाँ पे मतलब आप शेयर करना चाहते हो, दोस्त मतलब ग्रुप वगैरह, दोस्तों के साथ जो था? बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, तरह तरह के इंस्टेंसेस हैं, लेकिन आई वाज मोर ऑफ अ लोन वुल्फ, इन द सेंस मतलब दोस्त तो बहुत सारे थे हमारा, जैसे एक ग्रुप था। अब उस ग्रुप में नॉर्मली सारे के सारे मस्तीखोर ज्यादा थे एक्चुअली, और पढ़ाई में उनका कम इंटरेस्ट था। तो मैं पढ़ता थोड़ा ज्यादा था फर्स्ट ईयर में, खासतौर पे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम तक। फिर मुझे समझ में आया कि सिर्फ पढ़ाई से सब कुछ होता नहीं है, जिंदगी एक्सप्लोर भी करनी पड़ेगी, और कब तक पढ़ते रहेंगे। तो मेरा थॉट ऐसा आया। और दूसरा, मैं थोड़ा सा, जो मेरे फ्रेंड्स थे उनकी संगत का मुझ पे प्रभाव पड़ा, इस कारण मैं थोड़ा सा बिगड़ गया, अगर मैं बोलूँ थोड़ा नहीं, ठीक ठाक बिगड़ गया। तो इतने सारे इंस्टेंसेस हैं जो मैं शायद मेंशन करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, आज सारे डाइवर्ज नहीं करूंगा। ओके, दैट्स ग्रेट सर। तो सर मतलब ये इंजीनियरिंग के बाद मतलब ये फील्ड पे आया, टीचिंग के फील्ड पे, लाइक ये आपका वहाँ पे ये लगा आपको कि मतलब ये मेरा पैशन है, या लाइक वो ट्रांसफॉर्मेशन? ये बहुत इंटरेस्टिंग था, ये बहुत इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। मैं पहले बीच में मैंने सोचा था कि मैं कैट की तैयारी करता हूँ, आईएएस जाता हूँ। बीच में ये भी सोचा कि चलो आईएएस की तैयारी करते हैं। ये कॉमन चीजें, सब लोग सोचते हैं कि आईएएस बन जाओ, या कैट करके आईएम करके बचा दो, कुछ और कर लो, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप का उस समय दिमाग में नहीं आया था इतना कि एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। टीचिंग का भी साथ साथ था, क्योंकि मैं खुद बंसल क्लासेस कोटा में पढ़ता था, तो वहां पे मैंने टीचर्स का लाइफस्टाइल देखा था, और टीचर्स से मैं काफी इंस्पायर भी हुआ था कि कितना मजेदार लाइफ है यार। पढ़ाते हैं, क्लास में मस्ती करते हैं, और एंड दे गेट पेड फॉर इट, राइट। मतलब मस्ती भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, और नाम भी इतना है। यही तो चाहिए होता लाइफ में। तो मेरे को बड़ा इंस्पायरिंग हुआ था। हाँ, एक डर लगता था आईआईटी में कि यार अगर मैं टीचिंग में जाऊंगा तो वही 12th क्लास का बार बार पढ़ा के मैं बोर तो नहीं हो जाऊंगा, ये मुझे कंसर्न था। लेकिन अब धीरे धीरे जिंदगी उसी तरफ जानी थी। तो कॉलेज के दौरान भी मुझे काफी एक्सपोजर मिला पढ़ाने का, बीच बीच में कई सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा पाया। जो नोट्स हैं, पेपर्स हैं, वो पहले से मैं बनाता था, और केमिस्ट्री में मेरा काफी स्ट्रांग इंक्लिनेशन था। तो फिर मुझे फाइनली जैसे ही कॉलेज का जो लास्ट सेम होता है, उस समय मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काफी रेनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट से, दिल्ली के। मुझे पहले से ही उसमें यू कैन से पीपीओ मिल गया, राइट, सॉर्ट ऑफ। तो वहां पे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो मेरा मन किया यार दिल्ली है, अच्छी जगह है, प्लस केमिस्ट्री पढ़ाने को मिलेगा, कोचिंग भी अच्छी है, एंड अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटी भी अच्छी थी। जो पैकेज बोलते हैं, सैलरी पैकेज, दैट वाज आल्सो गुड इनफ। तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं, जंप करते हैं, फिर देखते हैं, आई थिंक मजा तो आ ही जाएगा। लाइक जैसे आप ये बोले ना कि मतलब क्लास 11-12 तो मैं हमेशा वही पढ़ा हूँ, तो मतलब थोड़ा ये हो सकता हूँ, बोर वगैरह हो सकता हूँ। तो जैसे मतलब और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ये क्या क्या करते थे कि लाइक मतलब इसमें अगर मैं बोलूँ ना, तो फाउंडेशनली मैं सब्जेक्ट को ना बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ। मैं एज्यूम नहीं करता कि स्टूडेंट को पहले से आता होगा, क्योंकि मेरा जैसे केमिस्ट्री, ऑनेस्टली बताऊँ ना, ये आयरनी है, पर मेरा केमिस्ट्री बहुत ही वीक पॉइंट था। मुझे कई बार अच्छे टीचर्स नहीं मिले, कई बार ऐसे टीचर्स मिले जो काफी थोड़ा सा क्या बोलूं, थोड़ा ऊपर से पढ़ा रहे थे, या बेसिक एज्यूम कर रहे थे कि पढ़ा लेते। टीचर वैसे भी अच्छे होते, पर ये फंडामेंटल प्रॉब्लम मैंने देखी। प्लस फन कम था क्लास में, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार बच्चा ना एक ही चीज सुन सुन के बार बार बोर हो जाता है। तो बच्चों को बीच बीच में ना थोड़ा सा जोक होना चाहिए, या थोड़ा सा कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड बताओ, तो बच्चे को सुनने में मजा आता है, लगता है कि यार हाँ हमारे जैसे ही है, इमोशन अटैच होता है। जैसे ही बच्चा एक बार स्टूडेंट कनेक्ट हो गया ना आपसे, तो आपको मजा आ जाता है। तो ये फीलिंग मुझे तब से ही थी कि यार अगर मैं कभी पढ़ाने का मौका मिलेगा तो मैं ऐसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब कर पाऊंगा कि नहीं, ये तो भाई मतलब प्रभु की मतलब कृपा के ऊपर होता है कि आप कर पाओगे कि नहीं। तो ये दिमाग में था कि बेसिक से पढ़ाना है, और मजेदार तरीके से पढ़ाना है। ये एज्यूम करके चलना है कि भाई उसको कुछ नहीं आता है, उस तरीके से पढ़ाओ, रियल लाइफ से रिलेट करा पाओ तो और मजे हैं। प्लस प्रैक्टिस पे ध्यान दो, जितने सवाल कराओगे कॉन्फिडेंस अपने आप उसका बढ़ता जाएगा। तो मेरे दिमाग में यही था हमेशा कि पूरा कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाना है, जितना पॉसिबल हो सके, विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, एंड खुद की लाइफ स्टोरीज जो है वो शेयर करते रहते हैं, तो उससे भी बहुत मजा आता है बच्चों को। तो ऐसे
ये जब मैं भी जब कोचिंग लगा था ना, तो हम लोग को भी यही लगता था कि अगर 2 घंटे का क्लास है, अगर सर जो है सिर्फ मतलब अगर क्वेश्चन ही करवाए तो मतलब बोर हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं आपकी वीडियोस बहुत देखा था एंड लाइक मैं बहुत इंस्पायर्ड था उस टाइम पे भी जब मैं अपना जेई का तैयारी किया था, तो इसलिए आपसे यही जानना था। सो लाइक अभी जैसे सर मैं देख रहा था कि जेई मींस जेई एडवांस लाइक ओवर द इयर्स थोड़ा ये होते जा रहा है, मतलब और भी मतलब डे बाय डे डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो रहा है। सो आज के दिन में आपको क्या लगता है, मतलब ये जो अपडेटेड हर साल जो जेई एडवांस नया कुछ लेके आता है, सो वो मेंटली बच्चे कैसे वो करे, टैकल करे कि अगर मतलब कुछ एक सरप्राइज लेके आ सकता है जेई एडवांस मेरे लिए, तो वो मेंटली कैसे एक बच्चा प्रिपेयर करे कि मैं उस समय स्टेबल रहूं? जेई एडवांस में लगातार पैटर्न में चेंज आते ही रहते हैं। Correct. कभी मार्किंग स्कीम में चेंज आ जाएगा, कभी सवाल किस तरह का पूछा उसका तरीका पूछने का चेंज हो जाएगा। इसीलिए जब कोचिंग में स्टूडेंट पढ़ता है ना, तो जब एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट होते हैं या क्लास में जब सवाल कराए जाते हैं, वो नए नए प्रकार के कराए जाते हैं। अब ये हर कोचिंग में नहीं होता, ये टॉप कोचिंग्स के अंदर ही होता है, जहां पे इस तरह के पेपर बनाए जाते हैं, जहां पे नए नए तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट को पहले से ही हैबिट होती है कि सवाल किसी भी तरह का आ सकता है, कोई फिक्स्ड मेंटल सेटअप लेके नहीं चलना है। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडवांस्ड को अगर मचाना है एडवांस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं खुद भी अप्लाई करता था, वो ये है एम्पेरिकल लर्निंग। एम्पेरिकल का मतलब है बिल्कुल फाउंडेशनली आप सब्जेक्ट को समझो, कंसेप्ट्स को बिल्कुल डीप में समझो। अगर फाउंडेशनल कंसेप्ट्स आपके अच्छे हैं ना, तो सवाल कैसे भी तोड़ मरोड़ के कैसे भी पूछ लिया हो, आपको परेशानी नहीं होगी, आपको घबराहट नहीं होगी, आप मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आपका बेस ठीक नहीं है ना, फाउंडेशनली आपने सीखा नहीं और आप रट रट के आ गए, फॉर्मूला ड्रिवन हो, तो नहीं चलेगा। यानी जो स्ट्रक्चर के उससे चलेगा ना कि यार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं 5 तरह के, मैं इनकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, मेरा काम बन जाएगा, उनका काम नहीं बनेगा एडवांस में। राइट, तो ये दिस वाज वन ऑफ द मेन थिंग। क्योंकि एडवांस में जैसे सवाल आते हैं ना, अगर आप उसका डेरिवेशन वगैरह नहीं जानते, रिएक्शन मैकेनिज्म अगर सही से मतलब डिराइव करके वो निकालना नहीं जानते, तो नहीं हो पाता। क्योंकि रट्टा मार के तो मेंस शायद निकल भी जाए, एडवांस से कभी नहीं निकलेगा। बिल्कुल, ये हमेशा ऐसे ही था। बिल्कुल। सो अभी मतलब जो बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि चलो वो तो मैं सीख लिया, बट जब प्रैक्टिस करने जाते हैं ना, तो फिर नहीं हो पाता है। मतलब सपोज मॉक्स में कम नंबर, जो टेस्ट सीरीज वगैरह जहाँ पे भी लिए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कम नंबर आता है, थोड़ा मेंटली बॉक डाउन हो जाते हैं। सो फिर वहाँ से क्या, सपोज एक एग्जाम दिया, वहाँ पे थोड़ा कम नंबर आया, तो वहाँ से फिर कम बैक कैसे करे, मतलब क्या स्टेप होना चाहिए उस टाइम पे वो बच्चे के लिए? नॉर्मली जब हमारे मार्क्स कम आते हैं या हम भी जिंदगी में किसी चीज में मान लो हार जाते हैं, तो सेटबैक लगता है, दुख होता है ना, क्योंकि हमारे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। लेकिन नॉर्मली एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, एवरेज बंदा क्या करता है, वो उसी में बार बार दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ प्रभु ने ऐसा क्यों किया, क्यों गलती हुई। लेकिन जो समझदार है, थोड़ा असर तो उसको भी पड़ेगा, दुख उसको भी होगा, लेकिन उसके बाद वो एनालाइज करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि कमी कहाँ पे रही, किस तरह की कमी रही। क्या वो पहले क्लास में उस तरह के सवाल सॉल्व कर पाता था? क्या कंसेप्चुअल एरर है? क्या उसने प्रैक्टिस कम करी? क्या उसने क्लास में ठीक से ध्यान नहीं दिया? तो सही स्टूडेंट जो होता है ना, वो समझदार होता है, वो आइडेंटिफाई करता है यार कमी किस एंगल पे है। एक बार वो पहचान जाता है ना कि कमी कहां पे है, फिर उसको ठीक करता है। तो बहुत ही सिंपल है, कम बैक करने का बहुत सिंपल तरीका है एक्शंस। एक्शन से ही मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं होता। हमें कॉमनली ये लगता है कि पहले मैं मोटिवेटेड हो जाऊंगा और मैं अब कुछ जलवे करके दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। तो छोटे छोटे एक्शंस लेगा ना, एक छोटा सा एनालिसिस, कुछ एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन, ये तेरे को बहुत आगे बढ़ा देगा। रेदर देन सिंपली बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो कितने देख ले, अप्लाई नहीं करेगा तो कुछ नहीं है, कचरा है, वो जीरो है। तो दैट्स हाउ एक्चुअली आगे बढ़ना चाहिए। सो सपोज अगर ये जान लिया थ्योरी, अगर कोई चैप्टर का जान लिया, तो उसको मतलब अप्लाई कैसे करें? मतलब जैसे कोई यहाँ पे दिया कोचिंग के टीपीपीस हो गया, या तो मतलब टेस्ट सीरीज हो गया, या मतलब तो जब प्रैक्टिस करने बैठे तो हमेशा क्या ये लेके बैठे, टाइमर हमेशा लेके बैठना चाहिए? मतलब क्योंकि जैसे एग्जाम अगर मैं दे रहा हूँ तो वो तो टाइम वेस्ट होता है, बट हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो टाइमर नहीं लगाते, बहुत बार भूल जाते हैं। तो आपका क्या लगता है, मतलब टाइमर लेके हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए जब? एक्चुअली इसमें ना, अगर प्रैक्टिस की बात करें, इसमें 2 सवाल आ रहे हैं एक्चुअली। एक सवाल तो ये निकल के आ रहा है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे एनहेंस करें, यानी थ्योरी जो है उसके बेसिस पे सवाल कैसे सॉल्व हो पाए। और दूसरी बात ये आती है कि टाइम बाउंड करें उसको, या उसको। दोनों सवालों का जवाब मैं देता हूं। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप तभी होती है जब हमें थ्योरी अच्छे समझ में आती है। अब क्लास में जब टीचर थ्योरी कराते हैं, नॉर्मली वो साथ साथ इलस्ट्रेशन भी कराते हैं। तो जब टीचर क्लास में इलस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो स्टूडेंट को हमेशा तीखी नजर रखनी चाहिए, पैनी नजर रखनी चाहिए टीचर्स को देखते हुए कि भाई वो खुद कैसे सोच रहे हैं।
उसने सोचा कैसे, टीचर ने कैसे सोचा। अब कुछ सवाल तो बहुत डायरेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री के तो खास तौर पे डायरेक्ट होते हैं, उसमें तो दिमाग ज्यादा लगता नहीं, सीधा खट से हो जाता है। मैथ्स में और फिजिक्स में खास तौर पे ऐसा होता है कि सवाल लेंदी होते हैं। तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि आपके टीचर क्लास में वैसे क्वेश्चन कराएं। हर टीचर वैसा नहीं कराता, तो आपका टीचर आप ऐसे चुनो, चाहे वो टफ पढ़ाते हो लेकिन इस तरह के सवाल जरूर कराते हो क्लास में जो आपकी एबिलिटी एडवांस लेवल तक कर पाए, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। तो टीचर्स को जब आपने ऑब्जर्व किया कि यार इस तरीके से समझा रहे हैं, इस तरीके से इस सवाल को अप्रोच करते हैं, तो वो अप्रोच अपने अंदर लाने की कोशिश करो और फिर अगले इलस्ट्रेशंस में क्लास में ही खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। नॉर्मली अच्छे टीचर्स समय भी देते हैं कि भाई तू करके देख, फिर आप खुद ट्राई करो। अगर क्लास में हमने ये एक्सरसाइज कर ली ना, यानी इलस्ट्रेशंस को ठीक से समझना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को ग्रैस्प करना, और उसके बाद हमने साथ में इलस्ट्रेशंस को ठीक से किया, थ्योरी पक्की की, हमारा 60-70% काम हो गया। खास तौर पे अगर टीचर एक नंबर है, इलस्ट्रेशंस बढ़िया हैं, तो क्लास में काम हो गया। फिर प्रैक्टिस जब करोगे ना तो तुम्हारे होने के, प्रैक्टिस करने के चांस बढ़े, मतलब सॉल्व होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब बात आती है जब सॉल्व कर रहे हो तो हम टाइम बाउंड करें या आराम से करें। तो शुरू में जब हम पहली बार सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तब हमें आराम से करना चाहिए होता है, राइट। मतलब एक ऐसा टाइम देना चाहिए होता है, हमें दिख जाता है कि हाँ मैंने ठीक से ट्राई कर लिया। कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कितना टाइम एक सवाल को दे, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। भाई तू ठीक से ट्राई कर ले, हो सकता है तेरे को 10 मिनट लगे, 15 लगे, 20 मिनट, कभी कभी हाफ एन आवर भी लग जाता है कभी कभी, लेकिन तेरे को फील आ जाता है यार तूने ठीक से ट्राई कर लिया। तो उतना समय तुझे देना चाहिए शुरू में, राइट। एक बार ढंग से प्रैक्टिस हो गई, कंसेप्ट बन गए, फिर हमें टाइम बाउंड प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन शुरुआत में नहीं। शुरुआत में पूरा फील लेना चाहिए, सवाल को आराम से समझना चाहिए, फिर उसके स्टेप्स बनाने चाहिए, फिर स्टेप्स पे आगे बढ़ना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। सबसे पहले एंजॉय द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को एंजॉय करते हैं ना तो आगे मॉक टेस्ट में भी आपको मजा आएगा, यू विल हैव फन। मतलब ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। जो आईआईटी में जाते हैं, जिनका भी टॉप रैंक आता है, या आईआईटीज में जाते भी हैं जो, जिनकी भी जितनी अच्छी रैंक आती है, उन सभी की खास बात ये है, मतलब आपने भी देखा होगा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को कहीं ना कहीं एंजॉय करते हैं। तो जो एंजॉय करते हैं नेचुरली उसमें काम हो जाता है, और जो इसको लोड लेके बैठे रहते हैं कि भाई ये तो मेरा बस कर्म है, धर्म है, पापा मम्मी ने बोला है कोचिंग जा, जेई क्रैक कर, उसके लिए बर्डन ही बर्डन, और जिसके लिए बर्डन है वो तो दबेगा ही ना, वो ऊपर थोड़ी ना उठेगा। तो ये बात है। सो अगर कोई बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब अभी ड्रॉपर्स भी है वगैरह, तो अगर अभी से स्टार्ट करे तो अराउंड जनवरी 6 मंथ्स आई गेस है अभी। सो अभी क्या उनका डेली रूटीन रहना चाहिए, क्योंकि मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा, तो मतलब अभी टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। सो अभी का अगर तीनों सब्जेक्ट का बोले तो डेली रूटीन टाइप्स कैसा होना चाहिए, कितना घंटा देना चाहिए, क्या कितना सवाल करना, आई गेस मेरे को हमेशा यही लगता है कि घंटे से ज़्यादा सवाल कितना करना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड कैसे उसको ये एनालाइज करें। इसमें एक्चुअली बहुत सारे सवाल हो गए, है ना। मैं पहले एक सवाल को पकड़ता हूँ। मैं मान रहा हूँ एक बार के लिए ड्रॉपर्स के लिए, है ना। ड्रॉपर्स या ऐसे लोग जिनका जो बिगिनर है, जिनने अभी तक फॉर एग्जांपल बोर्ड लेवल की तैयारी की है, या उनका बैकलॉग इतना हो गया कि वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसे भी काफी प्राणी हैं इस समय पे धरती पे जो जेईई की तैयारी करे, वो कह रहे हैं सर अभी से हो जाएगा क्या। तो मैं उनके लिए और ड्रॉपर्स के लिए बता देता हूँ। पहले मैं ड्रॉपर्स की बात करता हूँ। ड्रॉपर्स के लिए ओवरऑल बात कर लेते हैं। ड्रॉपर्स क्या है ना, पहले से उनको कुछ आता होता है, 11th-12th में उन्होंने पहले कुछ तो किया हुआ होता है। तो जो पहले किया हुआ होता है ना, अब 6 महीने में वो पूरा 2 साल का सिलेबस तो कर नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकल सी बात है। यानी पहले मान लो उन्होंने 20% या 30% सिलेबस अच्छे से किया हुआ है। तो आउट ऑफ अराउंड 90 चैप्टर्स, हमारे जेईई में अराउंड 90 चैप्टर्स है। ड्रॉपर को पहले ये देखना होगा कि भाई मेरे को ये 25 चैप्टर तो अच्छे से आते हैं। गलती वो क्या करता है, वो उन्हीं 25 चैप्टर में दोबारा से कोचिंग ज्वाइन करता है और वही 25-30 चैप्टर करता रहता है। उस ठुल्लू का टाइम वेस्ट हो जाता है, वही 3 महीने 4 महीने वेस्ट हो जाते हैं इन्हीं कितने चैप्टर में, 25-30 चैप्टर में, जिससे उसके मार्क्स बढ़ने थे उसमें उसने समय ही नहीं लगाया भाई ने। तो ड्रॉपर को समझना चाहिए ऐसे ही कोचिंग ज्वाइन करके कुछ नहीं होने वाला। उसको वो 25-30% चैप्टर जो उसको आता है उसको तो उसको मेंटेन रखना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। जो बाकी बचा हुआ 60-70% सिलेबस है उसमें भी वो देख ले कि यार 10% अभी मेरे को नहीं करना, ये मैं बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद देखूंगा, 10-15%। अब बचा कितना, 40-50%। अब ये 40-50% जो है इसको मुझे कवर करना है, तो उसकी थ्योरी कर और जम के प्रैक्टिस कर, थ्योरी कर जम के प्रैक्टिस कर। सीधी बात तो इतनी है। और प्रैक्टिस में खास तौर पे इतना फोकस करना है कि लास्ट जो 6 to 7 years के PYQ हैं 2019 से, जब से एनटीए ने होश संभाला है, तो एनटीए ने बहुत सारे पेपर कराए हैं, बिल्कुल टेस्ट सीरीज की तरह, मॉक टेस्ट की तरह पेपर अब हमारे पास अवेलेबल है।
तो उस पे फोकस करके हमें काम करना है। वी नीड टू मेक श्योर कि ये लास्ट 7 years का एक एक PYQ हमारे टिप्स पे हो, हमें सब कुछ ढंग से आता हो। बस उस पे ध्यान देके करोगे तो काम हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर तुम सिंपली थ्योरी में घुस गए और PYQ का एनालिसिस नहीं किया तो तुम किसी भी कॉन्सेप्ट में इतना बह जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं कि उसका वेटेज तो था ही नहीं, उसी में बह गए। तो बहना नहीं है, समझना है और आगे बढ़ना है। ब्रॉडली ऐसा है। फिर बाकी बहुत सारी बातें रूटीन एंड ऑल एक एक करके हम बात कर सकते हैं। सो अभी जो आपने ये बात की वेटेज का, तो अभी जेईई मेंस में वेटेज अगर इसका बात करेंगे केमिस्ट्री का, तो अभी वेटेज हर टॉपिक का कैसा कैसा है अभी सेक्शन वाइज? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1/3 वेटेज है। 1/3 वेटेज है, ऑलमोस्ट 1/3 वेटेज है। और इसमें क्या होता है, कुछ टॉपिक्स कॉमन भी होते हैं जो NCERT के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से अलग मेंशन किया होता है। और जो कोचिंग्स हैं उसमें उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ले लिया जाता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा एम्बिग्यूटी भी रहती है। पर ओवरऑल अगर बात करें तो अराउंड 33% सभी रहते हैं, तीनों के तीनों। तो लाइक अगर जैसे बहुत लोगों का रहता है कि ये चैप्टर थोड़ा इजियर है, मतलब कुछ चैप्टर्स बहुत टफ है, तो वो क्या एकदम छोड़ देना चाहिए? मतलब सपोज अगर मेरे से नहीं हो रहा है एक चैप्टर, सपोज एक उठा लेते हैं, अगर अल्कोहल एंड कीटोन्स आई गेस कुछ था, मेरे को अल्कोहल एंड ईथर्स। तो अगर सपोज वो चैप्टर मेरे से नहीं हो रहा है इस टाइम पे, नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी जैसे टाइम उतना बाकी नहीं है मेरे पास, तो वो सब चैप्टर्स को क्या मतलब बेस लेवल करके छोड़ देना चाहिए या मतलब एकदम हाथ ही नहीं दो? क्योंकि बहुत लोगों का ये रहता है कि इसको अभी नहीं करते हैं, मेरा जो अभी स्ट्रेंथ पार्ट है उसी पे फोकस करते हैं, तो वहां पे कैसा स्ट्रेटेजी रहना चाहिए बच्चों? एक्चुअली इसमें ना सब्जेक्ट वाइज वेरिएबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में अलग अलग अपने सेक्शंस हैं, अलजेब्रा अलग है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग है, कैलकुलस अलग है। तो हम किसी एक पोर्शन को वहां पे जो डिपेंडेंट नहीं होता दूसरे पे, उसको हम छोड़ सकते हैं, या उस पार्ट को हम बाद में वेटेज दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, तो PNC प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये एक साथ जाता है। अगर ये आपको नहीं आता है, नहीं बनता है, जैसे मैं था, मेरे को ये मुश्किल लगता था, ना जाने क्यों। और मैं उन लोगों की आज भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जिनको PNC और ये PNC बाइनोमियल और ये प्रोबेबिलिटी आता है। उनको मतलब चरण छूने चाहता हूँ कि भाई तुम्हें आता है, मेरे को सिखा दो कभी जिंदगी में। तो कहना मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, फिजिक्स में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। केमिस्ट्री मतलब आप एग्जॉस्टिव ही करना पड़ेगा, लगभग सारा ही करना पड़ता है ऑलमोस्ट, राइट। तो इसीलिए जुड़े हुए चैप्टर्स यानी मस्ट डू चैप्टर्स तो हमें करने ही होते हैं, यू कांट लीव देम एट ऑल। जैसे कि अगर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं आता, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आता, आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता, तो आपका ऑर्गेनिक का भी और इनऑर्गेनिक का भी गेम ओवर है भाई। तेरे को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा, तेरे को जेड इफेक्टिव नहीं पता, तेरे को पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरिएशन होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज का, और केमिकल बॉन्डिंग में तुझे हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता, शेप नहीं आता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं आता, और तू चाहता है ऑर्गेनिक का तू मगरमच्छ बन जाए, नहीं बन पाएगा भाई, तू ऑर्गेनिक में नहीं कर पाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी को इसीलिए समझ में नहीं आती क्योंकि उनका बाकी बेस केमिकल बॉन्डिंग ठीक होता नहीं है। सिमिलरली ऑर्गेनिक जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IPAC नेमिंग, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, IPAC के इसके साथ आइसोमेरिज्म हो गया, ये पार्ट अगर हम ठीक से कर लेते हैं तब जाके ऑर्गेनिक हमें आगे समझ में आती है, मैकेनिज्म समझ में आते हैं, जो क्लास 11 का पार्ट है, 11th में मेनली कराया जाता है। तो ये पार्ट जब हमें ठीक से आता है तब हम 12th का ये मैकेनिज्म्स, रिएक्शंस फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन तो कैन यू स्किप GOC? आप बताओ सायनदीप, व्हाट डू यू थिंक? नहीं कर सकते कुछ नहीं, ऑर्गेनिक तो फिर आगे समझ ही नहीं आएगा। सिमिलरली ऑर्गेनिक में अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो पहले हाइड्रोकार्बन आता है। हाइड्रोकार्बन आता है तो उसमें हम पहले बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स कराते हैं, जिसमें सॉल्वेंट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल बेसिक बातें कराते हैं, जिसके बेसिस पे भाई स्टूडेंट्स को रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आए, सो दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आए उनको। अब उसके बाद उनको हाइड्रोकार्बन आता है, फिर हेलोजन डेरिवेटिव आता है। अब मान लो मैं सोचूं कि भाई मैं हेलोजन डेरिवेटिव स्किप कर देता हूं और मैं सीधा अल्कोहल ईथर पे चला जाऊं, मैं बेवड़ा बन जाऊं, वो चाहता है, लेकिन नहीं बन पाएगा। वो बेवड़ा बनने से पहले उसको कुछ करना पड़ेगा, उसको उससे पहले उसको हेलोजन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन, ये चैप्टर्स करने पड़ेगी। यानी ऑर्गेनिक में एवरीथिंग इज सो स्ट्रांगली इंटरट्वाइंड, ऐसे जुड़ी हुई है ना कि अगर आपने एक भी पार्ट स्किप कर दिया तो पूरी ऑर्गेनिक आपकी गॉन है। इसलिए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वो सीधा बाद वाले चैप्टर में कोशिश करते हैं और फंसे रहते हैं कि सर ऑर्गेनिक कमजोर है। अरे ठुल्लू, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है इससे पहले, उनको ठीक कर, पहले बेस को ठीक कर, आगे सब अच्छा हो जाएगा।
तो अभी दूसरे सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सोचते हैं जो मतलब क्लास 11 ऑलरेडी अच्छा कर लिए, 12 में भी अभी चल रहा है, तो बहुत अभी जगह पे टेस्ट सीरीज वगैरह चालू हो रहा है। सो तो अभी उनके लिए जो मतलब टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या रहेगा कि मतलब अभी जैसे अभी वो लोग सपोज फर्स्ट मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो उनके लिए अभी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए मतलब मॉक अटेम्प्ट के लिए, जिसका ऑलमोस्ट मतलब अच्छे बच्चे हैं और अच्छा किए हैं डीपीवीस वगैरह, तो उनके लिए क्या रहेगा? अभी एज सच उनको स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना ही नहीं है, अभी अच्छा। उनको एग्जीक्यूट करना है, मॉक टेस्ट देना शुरू करना है एंड एक्सपीरियंस इट। मॉक टेस्ट की जो फील है, काफी बच्चे क्लास 11 से ही मॉक टेस्ट देते हैं, काफी कोचिंग्स में रेगुलर मॉक टेस्ट होते हैं, कुछ अभी से शुरू कर रहे हैं, कुछ और कोचिंग के अलावा टेस्ट सीरीज जो है वो भी ज्वाइन करते हैं, कम से कम एक टेस्ट सीरीज नॉर्मली कोचिंग के अलावा ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि बच्चों को डिफरेंट फ्लेवर भी मिल सके, सिर्फ एक कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का किस तरह का माइंड है वो पहचानने के लिए हमें कम से कम हमारे पास 2 टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, राइट। तो अब वो टेस्ट जब देता है तो पहले 4-5 टेस्ट के बाद तो उसको पता लगता है कि यार वो टेस्ट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, तो उसके साथ साथ उसको एनालाइज करना चाहिए कि कमी कहाँ रही, मार्क्स कहाँ कट रहे, एग्जाम टेम्परामेंट खराब हो रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए उसको कि अब मुझे नेक्स्ट टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या मुझे अपने कंसेप्ट्स इंप्रूव करने हैं, या क्या मुझसे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो रही है, क्या हो रहा है, तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा। अभी स्ट्रेटेजी नहीं, अभी मेनली उसको एग्जीक्यूट करना है। तो पूरे ये टाइम पीरियड पे जब तक जेईई मेंस ना आए, तो एक मतलब अच्छा रैंक के लिए कितने सारे टेस्ट ऑलमोस्ट देना चाहिए एक बच्चे को? ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 100 टेस्ट दे दी तो आपका 99 परसेंटाइल पक्का, ठीक है ना, मतलब 30 दिन में पैसा डबल, ऐसा कोई चीज नहीं है ना कि इतने कर लो। मेन बात क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप टेस्ट को कितना डीपली एनालाइज करते हो और अगले टेस्ट में स्कोर इंप्रूव करते हो। ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग की ज्वाइन करते हैं अपनी, वहीं पे ठीक से देते हैं टेस्ट, और एक एक करके उतना ही काफी होता है। वो टेस्ट नॉर्मली हर 2 to 3 वीक्स में एक होता है, राइट, और इसके बेसिस पे यू कैन एज्यूम कि भाई टोटल टेस्ट वो अराउंड 20-30 टेस्ट देते हैं, राइट, दैट इज गुड इनफ फॉर देम। एक बात मैंने हमेशा सुनी थी जब मैं खुद तैयारी करता था, वो मैं हमेशा आज भी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा। एक बात मैंने अपने टाइम में पढ़ाई करते हुए सुनी थी, एग्जाम प्रिपेयर करते, मुझे बड़ा इंस्पायर हुआ था मॉक टेस्ट से रिलेटेड, कि ट्रीट ईच मॉक टेस्ट लाइक जेईई एग्जाम एंड द फाइनल जेईई एग्जाम लाइक द लास्ट मॉक टेस्ट। अगर हम हर एक मॉक टेस्ट को जेईई की तरह ट्रीट करेंगे ना, उस रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हम उसी सीरियसनेस के साथ तैयारी करेंगे, राइट, और फाइनल जेईई हमारे लिए मॉक टेस्ट की तरह ही हमें फील होगा। तो ये मेरे मन में बैठ गया था और मैं सभी को ये बात कहना भी चाहूंगा, क्योंकि मतलब जेईई एग्जाम भी 3 घंटे का होता है मेंस, जो मतलब बहुत इनिशियली मतलब मैं भी जब ये देता था मॉक्स एंड ऑल, तो 2 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद थोड़ा जोन आउट होने लगता हूँ, क्योंकि मतलब स्टैमिना फिर बचता नहीं है लास्ट के लिए। सो जितना मतलब सबको वही बोलना चाहूँगा, जितना मॉक टेस्ट दे पाओ उतना अच्छा है, क्योंकि मतलब वो जो स्टैमिना बिल्डअप होता है ना पूरा अपना जनवरी तक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो सर अभी जैसे बहुत सारे क्लास 11-12 के बच्चे हैं जो जेईई का तैयारी भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर इन अ रिलेशनशिप एज वेल विद समवन, सो लाइक बट वो ज्यादा मतलब सोचते हैं कि कमिट ज्यादा करो कि नहीं, जेईई का भी एग्जाम है, सो लाइक दोनों को एक साथ बैलेंस कैसे करें उन लोगों के लिए? मुझे पर्सनली इतना एक्सपीरियंस इस चीज का है नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि इसको किस तरीके से लेना चाहिए प्रैक्टिकली, मैं वो बात करता हूँ। पहली चीज तो ये कि ये जो सब होता है इसका कारण रीजन है कि हम ओटीटी देखते हैं, हम बॉलीवुड देखते हैं, रील्स देखते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स इतने सुनते हैं कि उस बेसिस पे हमें ऐसा लगता है कि ये इस समय होना ही चाहिए, ये सब काफी कॉमन लगता है। तो असल में देखा जाए तो इसकी नीड नहीं है और इस समय पे दूर रहना चाहिए जितना हो सके। पर अगर ऐसा हो गया, मान लो बाय द वे आप भाई अब प्यार के चक्कर में पड़ गए या मोह के चक्कर में फंस गए, अब क्या करो भाई कि सर अब तो फंस गए, अब क्या करें हम लोग। तो उसमें एक तरीका है, क्योंकि मैं भी उस समय फंस गया था, राइट, इस तरह के चक्कर में मैं भी फंस गया था। तो मैंने क्या किया, नहीं 11th में नहीं, ड्रॉपर जब मैं था, अच्छा ड्रॉपर जब मैं था तब मैं इसमें फंस गया था, इस चीज में फंस गया था। तो मेरे टेस्ट में मार्क्स खराब आए, मैं तुम्हें किस्सा बताऊं तो 2 टेस्ट में लगातार मेरे मार्क्स खराब आए। जब 2 टेस्ट में मेरी लगातार बैच के जो टेस्ट है उनमें रैंक रिव्यू टेस्ट में कोटा में था मैं उस समय पे, लगातार जब मार्क्स गिर गए तो अब मुझे दुख तो बहुत हुआ, क्योंकि कोटा में आया किसके लिए था, आया था पढ़ने के लिए, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था वहां पे। तो तब मुझे अंदर ही अंदर मेरी अंतरात्मा बोल रही थी कि भाई दिस इज नॉट द वे फॉर यू, ये तुझे इस डायरेक्शन में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन हो ऐसा रहा था कि मैं 1 महीना तो काफी समय ऐसे ही सोचता जा रहा हूँ, दिमाग में ख्याल चल रहे हैं, है ना, रोमांटिक ख्याल चल रहे हैं, और यहाँ पे मेरे को एचसी वर्मा आई रिडो सॉल्व करनी है, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने सोचा यार, अपने मन को मैंने तसल्ली दी कि ना देख, अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, आईआईटी में तेरा नहीं हुआ और उसका हो गया,
तो फिर तू गया काम से, बहुत खराब तेरे को भी कोई लगे। नहीं पूछने वाला है ना। और उस समय तक मतलब ये मेरे को दिमाग में क्लियर था कि सक्सेस जो है ना वो बहुत मैटर करती है, वो अगर है तो आगे जिंदगी बहुत बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये अपने मन को समझाया, और ये समझाने के बाद फिर मैंने एक और कार्य किया जो थोड़ा फनी था। मैंने अपने सारे बाल कटवा लिए, गंजा हो गया मैं। लिटरली ये बहुत फनी चीज थी, बट दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि भाई ये सब जो है ना शोशा में चल रहे जो इस समय पे, हम उससे थोड़ा दूर निकलना है, ब्रह्मचर्य की तरफ जाना है, ब्रह्मचर्य की तरफ जाना है, और बस अब अपना काम करना है। फिर मैं अपना काम में लग गया, मार्क्स वार्क्स बढ़े, है ना। पेरेंट्स बीच में मुझसे मिलने आए क्योंकि मैं दुखी था काफी, लेकिन अब मैं उनको क्या बताऊं कि मेरे दुख की वजह क्या है। मेरे मार्क्स घटे, पर दो रीजन हो गए ना, मार्क्स घटे, मार्क्स घट रहे हैं और मेरा मतलब सारा दिमाग खराब चल रहा है, और उनको समझा नहीं सकता मैं। फिर मैंने खुद को ही समझाया और खुद ही में इससे निकला, और मुझे समझ में आया कि सक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा आगे लाइफ में। तो बच्चे लोग सब लोग सर का बात तो सुने ही होगे, तो ये सब जो मोह माया है अभी के लिए त्याग दो, अभी पूरी फोकस करो, एंड देन बहुत टाइम है, कॉलेज में तो रोमांस करोगी, कॉलेज रोमांस वो भी देख लेना भाई, वो भी देख लेना। तब की बात है। बात यही है कि वो कौन सी मूवी आई थी ना, शादी के बाद जरूर आना, ऐसा कुछ था। हाँ है ना, मेरा इंतकाम तू देखेगी, ऐसा कुछ था। शादी में जरूर आना, शादी में जरूर आना, ऐसा कुछ था समथिंग। हाँ, तो उसको देख लेना, पता लग जाएगा तुम्हें कि क्या होता है। जिंदगी बड़ी है ना, गड़बड़ हो जाती है, बेवफा है जिंदगी। तो सर ये तो रिलेशनशिप का बात हो गया। अब जैसे बहुत सारे बच्चे ये भी है कि पूरा दिन इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स वगैरह, तो वो पहले ये दिमाग में ये सोचते हैं कि चलो अभी 10 मिनट के लिए कर रहे स्क्रॉल कर लेता हूँ, बट उसके बाद फिर वो 10 मिनट कब 1 घंटा हो जाता है समझ नहीं आता है। तो अभी वो जो एक एडिक्शन अभी जो चल रहा है, वो उसको कैसे ओवरकम किया जाए? उसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि भाई फोन का यूज बहुत ही लिमिटेड करना पड़ेगा। अगर वो किसी भी समय फोन को अपने पास रखता है, किसी भी समय नोटिफिकेशन आ जाता है, और उस समय अगर वो फोन का स्लेव बन जाता है, तो वो स्लेव बन चुका है। उसको स्लेवरी से अगर दूर रहना है तो अपने फोन को लिमिटेड समय पे ही यूज करना होगा। और उसको पता है कि यार इस समय मैं एजुकेशन पर्पस के लिए जा रहा हूँ। सोशल मीडिया पे तो इस समय उसका अकाउंट ही नहीं होना चाहिए, उसका नुकसान है बहुत ज्यादा, राइट। यूट्यूब का वो यूज करता है एजुकेशनल पर्पस के लिए, उसमें भी लेकिन क्या करता है वो बहुत बार बहुत सारे शॉर्ट्स देखता रहता है, और लगातार छोटे छोटे मोटिवेशन ये वो, लेकिन बहुत समय उसका वेस्ट होता है। और कुछ समय के बाद वो मोटिवेट होने के बजाय डीमोटिवेट और हो जाता है, डीमोटिवेशन फील करता है। और हैरानी की बात नहीं है, इतने सारे मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद भी वो डीमोटिवेट क्यों हो गया? क्योंकि भाई मोटिवेशन बाहर है ही नहीं, मोटिवेशन भीतर है, अंदर है। अंदर से जब तक नहीं आएगा जब तक वो खुद एक्शन नहीं लेगा ना, खुद अपने पे काम नहीं करेगा ना, एक्शन नहीं लेगा, कुछ नहीं होने वाला। कितने ही वीडियोस देख ले, वीडियो सिर्फ उसको सूडो फीलिंग देंगे कि हाँ तेरे को कुछ आता है, तू कुछ कर सकता है। सब लोग हैं अपना बिजनेस बनाने के लिए लगे हुए हैं कि भाई बस तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू आग लगा देगा, ये कर देगा। भाई तू करेगा तो कर सकता है, सिर्फ सुनने से नहीं कर पाएगा। तो तेरे को करना होगा, आगे बढ़ना होगा, बस यही तरीका है। तो जो करना चाहता है, जो निकलना चाहता है ना इस एडिक्शन से, वो निकल जाएगा। लेकिन जो नहीं निकल पा रहा ना, वो निकलना चाहता ही नहीं, वो फंसा हुआ है। तो वो बात है, अगर चाहेगा तो निकल जाएगा। सबको पता है, बहुत बेसिक बात नहीं है कि भाई यूज मत करना तो ठुल्लू। सोशल मीडिया का तूने क्यों बना रखा है? इंस्टा पे क्यों जा रहा है? किसको देख रहा है तू इंस्टा पे? भाई ओटीटी क्यों देख रहा है? ठीक, तो ताकने झांकने जाते रहते, तो गलती तो उन्हीं की है कहीं ना कहीं, तो उससे आगे निकलना पड़ेगा। इसलिए सबसे बेस्ट है कि छोटा वाला जो नोकिया का मोबाइल है वो यूज करें। नोकिया का हो, सैमसंग का हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा फोन ले जो यूज मतलब प्रैक्टिकली यूज हो। और लैपटॉप का या डेस्कटॉप मतलब लैपटॉप वगैरह का यूज करें, नॉर्मल कंप्यूटर का यूज करें, स्पेसिफिक टाइम यूज करके फिर उसके बाद उसको छोड़ दे तो सही है। स्लेव नहीं बनेंगे, नहीं तो क्या है ना, स्लेव बन जाएंगे। सो लेट्स कम बैक टू वेयर वी लेफ्ट। तो अभी जैसे बहुत सारे ये भी रहते हैं कि लाइक कौन से मतलब अभी मार्केट में बहुत सारा बुक्स है ना, सेनगेज हो गया, डीसी पांडे हो गया, केमिस्ट्री में भी आर्यन पब्लिकेशन वगैरह, एमएस चौहान वगैरह हो गया। सो लाइक आपका कौन सा मतलब आपका कौन सा फेवरेट बुक होगा जो बच्चों का हमेशा रीड, मतलब एटलीस्ट फाउंडेशन एंड देन एडवांस के लिए जाने के लिए कौन सा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे अच्छा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पहले क्या था ना, एक वक्त था जब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस सफिशिएंट नहीं होते थे। लेकिन भाई जब से एनटीए ने होश संभाला है तब से हजारों पेपर क्रिएट, मतलब हजारों कहने की बात है, बहुत सारे पेपर क्रिएट करते। लास्ट 7 years में अराउंड आई हैव हर्ड 143 सेशंस हुए हैं। 143, सोच के देखो, 143 पेपर्स अवेलेबल है। उससे पहले इतने पेपर्स कहाँ होते थे? तो आज के टाइम में PYQs जो है वही सबसे अच्छा रिसोर्स है। अगर वो ठीक से कर जाए तो उसका काम वैसे ही बन जाएगा। सिमिलरली एडवांस्ड के भी क्वेश्चंस कितने सालों से चल रहे हैं,
40 ईयर्स से भी ज्यादा के एडवांस्ड के क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा आप कोचिंग में जहां पढ़ते हो वहां पे भी अच्छे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वहां पे भी शीट में मॉड्यूल में अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो दैट इज गुड इनफ। आज के समय में बुक्स का यूज इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। प्लस उसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स होती है जिससे हमारी कंसेप्चुअल डेप्थ इंप्रूव होती है, तो उनके सेलेक्टेड क्वेश्चंस हमें कर लेने चाहिए, सेलेक्टेड थ्योरी हमें वहां से देख लेनी चाहिए, उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है। पर वो आपके टीचर्स ही आपको बताएंगे, ये नहीं कि गली नुक्कड़ पे किसी ने भी कोई भी किताब रिकमेंड कर दी, कोई भी वीडियो देख लिया कि बेस्ट बुक्स फॉर आईआईटी जेईई, 50 बुक रिकमेंड कर दी भाई ने, है ना, और खुद ने आईआईटी का नाम भी नहीं सुना था, आईआईटी देखी भी नहीं, कभी क्लियर भी नहीं किया, और ऐसे ने भाई ने बता दिया आपको कि भाई क्या क्या करना है, तो फिर आपकी जिंदगी फिर वही आपके हाथ में है ना। इस जन्म में तो वो बुक कंप्लीट नहीं होंगी तेरी, कभी कंप्लीट नहीं होंगी, सिर्फ उनको टच करके प्रणाम करके उनको वहीं रख देगा और धूल दूसरी रहेगी, बस वही बात। ग्रेट सर। सो गाइज दिस वाज द जेईई शो, होपिंग दैट आप सबको बहुत पसंद आया होगा। भाई लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं, और अगले गेस्ट कौन कौन से आपको चाहिए, स्टूडेंट चाहिए डिफरेंट आईआईटीज के, या मेंटर्स तो लगातार आएंगे, सायनदीप अगेन दोबारा से आएंगे, उसके अलावा भी कुछ टीचर्स भी, जो भी आपको चाहिए, कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।